हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ईडियम फ्रेजेस की थर्ड क्लास। इससे पहले की जो दो क्लासेज है उसमें हमने देख उसमें हमने जो 1 से लेके 25 तक के वो 50 तक की जो क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। और ये जो क्लास है हमारी ये है पार्ट थर्ड है ये क्लास। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये ईडीएम फ्रेजेस की है, स्पेशली फॉर सीपीओ के लिए है कि एसएससी के सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशली सीपीओ की तैयारी कर रहा हो तो वो इसे डेफिनेटली देख सकता है और अपने जो साथ वाले जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी शेयर कर सकता है इस क्लास को। वह इसी प्रकार जो क्लासेज है हमारी वो सीजीएल की भी पड़ी हुई है, सीपीओ की पड़ी हुई है हर टॉपिक वाइज, सीएचएसएल की भी है, एमटीएस की भी होगी। हर सब्जेक्ट की क्लासेस पड़ी हुई है। आप जाके हमारा यूट्यूब चैनल है ओमेडू, तो ये जो चैनल है आप ये ओमेडू सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो कि कौन कौन सी क्लासेज में कौन कौन सा कंटेंट है। तो जो आप हमारा तरीका तो जानते हो, ये आज पार्ट थर्ड है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस, फिर उनके सॉल्यूशन, हम फिर इडियम्स याद करते हैं। फिर इडियम्स याद करने के बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो जो फर्स्ट इडियम है वो है ए मेयर नेस्ट, ए मेयर्स नेस्ट है जो इडियम है। सेकंड है रॉक द बोट। जो थर्ड है हैव योर हार्ट इन योर माउथ। नेक्स्ट वो है 40 विंग्स। जो नेक्स्ट इडियम है वो है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। जो 56 है वी डोज्ड ए बुलेट। तो जो नेक्स्ट इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। आई हैड टू गेट ऑफ द रॉन्ग फुट। जो नेक्स्ट इडियम है जो ये है। तो ये हमारे इडियम्स है जिनको हम एक बार इन पे गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम इनको पहले याद करेंगे फिर उसके बाद में इनकी क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो ये नेक्स्ट इडियम है इसमें ऑन द ब्रेड लाइन। तो जो नेक्स्ट इडियम है इसमें है तो एफर्ट्स इन द इन वैन। तो क्रेक समवन्स अप। जो नेक्स्ट इडियम है जो ये है व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। ये नेक्स्ट इडियम। तो जो नेक्स्ट इडियम वो है स्टिंग्स एंड स्मेल्स। बाकी जो नेक्स्ट इडियम है वो है मेड अप हिज माइंड। जो नेक्स्ट है इसमें हमें जो इडियम्स के ऑप्शन इसमें से भरना है ग्रेस्पिंग एक स्ट्रोज। तो जो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस है ये है यू कांट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, ए प्लम जॉब। जो नेक्स्ट फेज द म्यूजिक यानी फेज द सिचुएशन। तो जो नेक्स्ट ये हमारा 74 ईडीएम और ये आज का लास्ट ईडीएम। तो अब हम देख लेते हैं इनका एक बार सॉल्यूशन कि इनमें क्या क्या पूछ रखा है। फिर इनको हम लर्न कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम इनकी क्वेश्चंस देखेंगे।
तो जो हमारा फर्स्ट ईडीएम है वो है ए मेयर नेस्ट। तो ए मेयर नेस्ट का मीनिंग क्या होगा? तो जो ए मेयर नेस्ट है इसका मीनिंग होगा ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। तो जो ए मेयर नेस्ट है इसका मीनिंग क्या होगा? तो आप हमारा तरीका तो जानते हो कि तरीका क्या है। हमारा तरीका है कि हम 5 टाइप रिपीटेशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, कि वो हमारे को क्लास में याद हो जाए। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो ए मेयर नेस्ट है ये हमारा हो गया फर्स्ट ईडीएम। तो ए मेयर नेस्ट का मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम टर्न आउट टू बी मेयर नेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो मेयर नेस्ट का मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। ए मेयर नेस्ट का मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। यानी जो ए मेयर्स नेस्ट यानी जो नेस्ट होता है वो बर्ड्स का होता है, कभी भी किसी घोड़ी का नहीं होता। तो जो ए मेयर्स नेस्ट है इसका मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। ए मेयर नेस्ट का मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूज कर दे लो देखने में। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है रॉक द बोट। जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है रॉक द बोट। तो जो रॉक द बोट है इसका मीनिंग क्या होगा? ये ईडीएम हमारा नेक्स्ट। तो रॉक द बोट है इसका मीनिंग है डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। तो जो रॉक द बोट है इसका मीनिंग हो गया डिस्टर्ब द स्टेबल सिचुएशन। तो जो रॉक द बोट है इसका मीनिंग क्या हो गया? रॉक द बोट का मीनिंग हो गया डिस्टर्ब द सिचुएशन। तो जो रॉक द बोट है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया डिस्टर्ब द सिचुएशन। जो रॉक द बोट ईडीएम है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। जो रॉक द बोट है इसका मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। तो रॉक द बोट का मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। अब हम जो नेक्स्ट ईडीएम देखें तो वो है हैव योर हार्ट इन योर माउथ। यानी किसी का हार्ट है जो उसके मुंह में आ गया हो। यानी इसका मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी जो बहुत ज्यादा डर गया हो। यानी कि उसका दिल निकल के हाथ में आ गया। जो हमारे मारवाड़ी में जो कहावत है कि किसी का दिल हाथ में आ गया हो, ऐसे बोलते हैं हैव योर हार्ट इन योर माउथ। लेकिन जो इंग्लिश में जो इडियम है वो है ये है कि हैव योर हार्ट इन योर माउथ। तो टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड हो गया इसका मीनिंग। तो हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मीनिंग क्या हो गया? तो हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। तो हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। तो हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ या भयभीत। तो हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है 40 विंग्स। तो 40 विंग्स इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो 40 विंग्स का मीनिंग होगा ए शॉर्ट स्लीप। तो 40 विंग्स का मीनिंग क्या होगा? 40 विंग्स का मीनिंग होगा शॉर्ट स्लीप। तो जो 40 विंग्स है इसका मीनिंग क्या होगा? 40 विंग्स का मीनिंग होगा ए शॉर्ट स्लीप। तो जो 40 विंग्स है इसका मीनिंग क्या होगा? 40 विंग्स का मीनिंग होगा ए शॉर्ट स्लीप। 40 विंग्स की मीनिंग क्या हो गया? आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क ही डिसाइड टू टेक 40 विंग्स ऑन द सोफा। 40 विंग्स का मतलब हो गया कि 40 बार पलक झपकाना उसने, यानी एक छोटी सी नींद ले ली उसने। तो जो 40 विंग्स है इसका मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीप। तो जो 40 विंग्स है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीप। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ्स। तो इसका डायरेक्ट वैसे इसका मीनिंग क्या हो गया? कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया सिमिलर, कि दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम ही है। कि जो पहले मान लो कि कोई कपड़ा है या कोई पर्सन है वो एक सेम लीनिएज से है, उसके बाद में उसी लीनिएज में एक दूसरा बंदा पैदा होता है या उसी लीनिएज के 2 पर्सन है, तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो गए। जैसे एक वंश के 2 होते हैं ना, वैसे सेम। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया कि टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर, यानी सिमिलर नेचर के। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर।
कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है डोज्ड ए बुलेट। डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन, यानी किसी सिचुएशन से बहुत पास से बचना। डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया कि किसी सिचुएशन के बहुत पास से बचना। तो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। तो जो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। तो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। तो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। तो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। तो डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग क्या हो गया? डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड द सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बैंड ओवर बैकवर्ड्स। तो जो नेक्स्ट इडियम वो क्या है? बैंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी उल्टी दिशा में मुड़ना। वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, यानी कि जैसे नॉर्मली कोई भी बैंड होता है तो हमेशा राइट डायरेक्शन में होता है या फ्रंट सिचुएशन में होता है, लेकिन जो ईडीएम है वो ये है कि बैक ओवर ओ बैंड ओवर बैकवर्ड्स। जिसका मीनिंग होगा वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। तो बैंड और बैकवर्ड्स का मीनिंग हो गया वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। तो बैंड और बैकवर्ड्स का मीनिंग हो गया वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। तो बैंड और बैकवर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया? वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, यानी किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो कोई। जैसे कि जो तुम्हारे तुम्हारी क्या वैसे जो यंग एज के जो जितने भी गर्ल्स बॉयज है उनमें से कुछ लोग होते हैं कि अपने जो उनके रिलेशनशिप्स को लेके ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं, तो वो जो किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पूरी जी जान लगा देते हैं कि उनके लिए जैसे कुछ छपरी लोग स्टाइल्स वगैरह मारते हैं, बालों को कलर वगैरह कर देते हैं। तो उन्होंने बैंड और बैकवर्ड्स यानी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। जैसे कुछ लोग करते थे जैसे कि पहले मान लो नॉर्मल रह रहे हो और फिर बाद में अभी किसी से कोई रिलेशन हो गया तो वो फिर अपने बालों को कलर अलग करेंगे, बाइक ले आएंगे और फिर वही उनका घूमना फिरना। तो बैंड और बैकवर्ड यानी जो जिस दिशा में वो जाना चाहिए लोगों को उस दिशा में नहीं जाते, यानी जो करियर पे फोकस करने की बात होती है वो तो करते हैं नहीं, बाकी कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं, उसी काम पे लग जाते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग में मिल गया हो। वैसे आजकल ऑनलाइन में तो कम हो गया है सीन, क्योंकि लेकिन जो ऑनलाइन में है वो लाइब्रेरीज में यही चलता है कि जहाँ पे मिल जाए कोई तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है गेट अप ऑन द रॉन्ग फुट। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग फुट है, इसका मीनिंग हो क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, यानी कोई काम या कोई रिलेशनशिप है वो गलत तरीके से स्टार्ट करना। गेट ऑफ द रॉन्ग फुट यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई नया जोड़ा कोई घर में आता है तो जो अपना लेफ्ट पैर या पता नहीं राइट पैर कौन सा एक रख के आगे एंट्री करते हैं कि उससे क्या वो शुभ रहता है उनके लिए, लोगों के लिए। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है, जैसे कि गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट यानी उसने अगर मान लो राइट पैर से एंट्री वो शुभ होती है, उनकी प्रवेश शुभ रहता है, तो वो रॉन्ग पैर से एंट्री कर रहा है कि वो लेफ्ट पैर से कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि टू स्टार्ट रिलेशनशिप और एक्टिवली बैडली, यानी उसने रॉन्ग फुट से एंट्री की है। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट यानी उल्टे पैर पे उतर गया है, या ऐसा कुछ मान सकते हो। टू स्टार्ट रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मीनिंग क्या हो गया? टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट रिलेशनशिप और एक्टिवली बैडली। अब जो नेक्स्ट इडियम है
वो है ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है, कि जो लेपर्ड होता है, चीता, वो अपने जो स्पॉट से अपने धब्बे है वो चेंज नहीं कर सकता। यानी इसका मीनिंग ये हो गया है कि तुम जैसे हो, तुम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज हु यू आर। जैसे कि मान लो अगर तुम राइट कैरेक्टर पर्सन हो, तो चाहे तुम्हारे साथ कोई बुरा कर दे तब भी तुम उसके उनके साथ बुरा नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा कैरेक्टर है कि तुम राइट हो तो तुम राइट रहोगे। जैसे कि तुम्हारे पास ऑप्शन है गलत करने का, तब भी तुम गलत नहीं करोगे। तो जो अपना नेचर होता है ना पर्सन, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि लेपर्ड कांट चेंज इज स्पोर्ट्स, यानी जो लेपर्ड है वो स्पोर्ट्स, तो जो लेपर्ड है वो अपने स्पोर्ट्स कभी भी चेंज नहीं कर सकता, अपने धब्बे। जैसे कि उसके जो लेपर्ड के जो धब्बे है वो जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, वो उनको चेंज नहीं कर सकता है। तो यू कांट चेंज हु यू आर का मीनिंग हो गया कि ये उसका मीनिंग हो गया कि लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स, यानी जो लेपर्ड वो अपने धब्बे या जो अपने निशान है शरीर पर वो चेंज नहीं कर सकता। यू कांट चेंज हु यू आर। ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स का मीनिंग हो गया यू कांट चेंज हु यू आर। ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स का मीनिंग हो गया यू कांट चेंज हु यू आर। अब जो नेक्स्ट इडियम है हमारा वो है ऑन ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग हो गया कि कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि उसको सिर्फ ब्रेड ब्रेड मिल पा रही है, यानी खाने के लिए सिर्फ उसके पास ब्रेड ही है, या वो सिर्फ वो ब्रेड लाइन पे ही प्रेजेंट है अभी, यानी कि बी वेरी पुअर। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि उसको सिर्फ खाने के लिए ब्रेड ही मिल पा रही है और चीज़ें नहीं मिल पा रही है। जैसे कि जो रिच पीपल होते हैं वो तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो जितना भी हो उनके तो स्वीट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन जो पुअर होते हैं उनके पास सिर्फ डेली वही ब्रेड ही होती है, दाल रोटी होती है उनका जो डेली का रूटीन होता है। तुमने सुना होगा कि दाल रोटी मिल जाए इतना काफ़ी है। जैसे कुछ लोग बोलते भी रहते हैं कि बस दाल रोटी मिलती रहे और अपना गुजारा चलता रहे। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग हो गया बी वेरी पुअर। तो जो ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग क्या हो गया, ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग हो गया बी वेरी पुअर। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग क्या हो गया, ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग हो गया बी वेरी पुअर, यानी सिर्फ उसको ब्रेड मिल पा रही है और कुछ नहीं मिल रहा, ना फ्रूट्स ना स्वीट्स वगैरह कुछ भी। तो ऑन द ब्रेड लाइन मीन्स बी वेरी पुअर। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है उसका वो है बैक टू स्क्वायर वन, यानी बैक टू स्क्वायर वन। तो बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग क्या होगा, तो जो बैक टू स्क्वायर वन है इसका मीनिंग होगा बैक टू स्क्वायर वन टू स्टार्ट ओवर, यानी किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करना। जैसे कि मान लो ये स्क्वायर है, अब आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए वापस यहीं पे आ गए। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे पहुंच गए, तो आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, आपने दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से आगे जाने के लिए। तो जो बैक टू स्क्वायर वन है इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ओवर। बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ओवर। तो जो बैक टू स्क्वायर वन है इसका मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ओवर। तो बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ओवर। तो बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट ओवर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम। नेक्स्ट ईडीएम में करेक्ट समवन सब। तो करेक्ट समवन सब, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने का तरीका है क्रैक जोक। क्रैक जोक से क्या होगा, क्रैक जोक से होगा कि आप लाभ करोगे। जब हम बोलते रहते हैं ना किसी को बोलचाल की भाषा में कि क्रैक जोक, कि टू लाफ समवन क्रैक जोक। तो क्रैक जोक या करेक्ट समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ, या
क्रैक समवंस या क्रैक ए जोक का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो क्रैक समवंस सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग क्या हो गया? करेक्ट समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग क्या हो गया? करेक्ट समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग क्या हो गया? टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग क्या हो गया? टू मेक समवंस लाफ। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है वोट ए स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, तो ये आपने तो मूवीज वगैरह में सुना होगा कि दुनिया कितनी छोटी है। जैसे कि हम किसी से कहीं दूसरे जगह पे मिले हो और फिर कुछ टाइम बाद में उसको रैंडम कोई पर्सन हो उससे हम वापस मिल जाए, तो वो बोलेगा व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, कि हमने वहां पे मिलने के बाद में सोचा था कि अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक कैसा एक कोइंसिडेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से हम दोबारा मिल गए। यानी दुनिया कितनी छोटी है। तो व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंट। तो व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंट। तो व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंस। व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंट। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है फॉल प्ले, यानी गलत तरीके से खेलना, यानी कोई गलत खेल रहा हो। गलत खेल रहा हो तो इसका मीनिंग तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि अनफेयर कंडक्ट, यानी कोई काम है या कोई आचरण है वो उसका सही नहीं है। तो जो फोल प्ले है उसका मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। यानी जो फोल प्ले इसका मीनिंग क्या हो गया? तो जो फोल प्ले इसका मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। यानी जो फोल प्ले हो गया, तो फोल प्ले का मीनिंग क्या हो गया? फोल प्ले का मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। फोल प्ले का मीनिंग क्या हो गया? फोल प्ले का मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। तो फुल प्ले का मीनिंग क्या हो गया? फुल प्ले का मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट, यानी कोई सही नहीं खेल रहा हो या अनफेयर तरीके यूज कर रहा हो। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है पेन एंड इंक स्मेल्स। नेक्स्ट इडियम वो है पेन एंड इंक। तो पेन एंड इंक का मीनिंग हो गया स्मेल्स फॉल। तो पेन एंड इंक जो नेक्स्ट इडियम है उसका मीनिंग हो गया स्मेल्स फॉल। तो पेन एंड इंक का मीनिंग क्या हो गया? पेन एंड इंक का मीनिंग हो गया स्मेल्स फॉल, स्मेल्स फाउल। पेन एंड इंक का मीनिंग क्या हो गया? पेल एंड इंक का मीनिंग हो गया स्मेल्स फाउल। तो पेन एंड इंक का मीनिंग क्या हो गया? पेन एंड इंक का मीनिंग हो गया स्मेल्स फाउल। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेड साइड सोन।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सेट साइड्स ऑन। तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया, सेट साइड्स ऑन का मीनिंग हो गया to decide that you are want something and try very hard to get it। तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया, सेट साइड्स ऑन का मीनिंग हो गया to decide that you want something and you tried very hard to get it। तो सेट साइड्स ऑन, तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया, to decide that you want something and to try very hard to get it। तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया, सेट साइड्स ऑन का मीनिंग हो गया to decide that you want something and try to very hard। यानी सेट साइड्स ऑन का मीनिंग हो गया कि किसी ने डिसाइड किया कोई चीज़ के लिए, किसी को चीज़ को चाहने और फिर उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए मेहनत करने लगा है, वेरी उसके लिए कोशिश करने लगा बहुत ज़्यादा। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है एक क्विक बक। एक क्विक बक है तो ये है जैसे कि जो सट्टे का काम नहीं होता कि लोग सट्टों से एक रात में पैसे वाले बनना चाहते हैं कि हम सुबह तक पैसे वाले बन जाए एक रात में सट्टे वगैरह खेल के, तो वो इसका सीन हो गया कि जो एक रात में पैसे वाले बनने वाले होते हैं वो रहता है एक क्विक बक का मीनिंग हो गया मीन्स वो होते हैं उनको बोल देना एक क्विक बक। तुम चाहते हो कि एक क्विक बक हो जाए यानी इजीली एंड क्विकली अर्नड मनी, यानी ऐसे पैसे जो इजीली एंड क्विकली अर्न हो जाए। तो एक क्विक बक का मीनिंग क्या हो गया, एक क्विक बक का मीनिंग हो गया इजीली एंड क्विकली अर्नड मनी। तो एन इजी बक का मीनिंग क्या हो, एक क्विक बक का मीनिंग क्या हो गया, क्विक बक का मीनिंग हो गया इजीली एंड क्विकली अर्नड मनी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम। तो नेक्स्ट ईडीएम है वो है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज। तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग हो गया ट्राई टू फाइंड सम वे टू सक्सीड। व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। इसका मीनिंग हो गया ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का कि मान लो कि हमने किसी चीज सक्सेस होने के लिए कुछ तरीके अपनाए लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे। तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग हो गया ट्राई टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग हो गया ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग हो गया तो ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रोज का मीनिंग हो गया trying to find out some way to succeed when nothing you choose is likely to work। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। यानी जो हिंदी में इसका ईडीएम होता है वो होता है आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकने का मीनिंग हो गया किसी को धोखा देना, मिसलीड या डिसीव समवन। यानी आंखों में धूल झोंकने का मीनिंग हो गया किसी को धोखा देना। यानी थ्रो डस्ट इनटू माय आईज यानी मुझे मिसलीड और डिसीव में।
थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग क्या हो गया? थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग हो गया मिसलीड और डिसीव मी। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग क्या हो गया? थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग हो गया मिसलीड और डिसीव मी। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग क्या हो गया? थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग हो गया मिसलीड और डिसीव मी। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया मिसलीड और डिसीव मी। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ए प्लम जॉब। ए प्लम जॉब का मीनिंग क्या हो गया? तो ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया वेरी इजी टास्क, यानी इजी एंड प्लीजेंट जॉब। तो जो नेक्स्ट ईडियम वो हो गया ए प्लम जॉब। ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब। ए प्लम जॉब का मीनिंग क्या हो गया? ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब। तो ए प्लम जॉब का मीनिंग क्या हो गया? ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब। ए प्लम जॉब का मीनिंग क्या हो गया? ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईडीएम में, वो है फेज द म्यूजिक। तो जो फेज द म्यूजिक है इसका मीनिंग क्या होता है? फेज द म्यूजिक का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। यानी इससे रिलेटेड अगर आप हिंदी का मुहावरा देखो तो वो ये होता है कि जो किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा, यानी फेज द म्यूजिक, यानी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स यू हैड डन, यानी तुमने जो मिस्टेक्स की गलतियाँ की है उनका जाना तो भुगतना पड़ेगा, यानी जो कर्म किए उनका फल तो भुगतना पड़ेगा। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, इसका जो हिंदी में जो मीनिंग हो गया वो ये हो गया। और इंग्लिश में देखें तो फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक यानी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या हो गया? फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। तो फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है रिलाइंग ऑन। तो रिलाइंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? तो जो ईडीएम है वो है रिलाइंग ऑन, ईडीएम नहीं है, जो ईडीएम है वो है बैंकिंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या होता है? बैंकिंग ऑन का मीनिंग होता है रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन, यानी किसी पे, किसी का सहारा लेना है, किसी पे रुकना या किसी पे भरोसा करना। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है द प्रोज एंड कॉन्स। तो जो प्रोज एंड कॉन्स हो गया, ये तो आपने सुना होगा कि कोई भी जो चीज, थिंग्स या कुछ भी होता है तो उसके प्लस और माइनस होते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे तो वैसे भी तुम क्वेश्चन में देख के भी इसका तो आंसर टिक कर सकते हो सही। तो द प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग हो गया द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग। तो द प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या हो गया? प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग हो गया
प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या हो गया? प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग हो गया द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या हो गया? प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग हो गया द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो जो प्रोज एंड कॉन्स है इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग हो गया द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ, तो जो नेक्स्ट ईडीएम हो गया वो हो गया सेकंड विंड। तो सेकंड विंड का मीनिंग क्या हो गया? नेक्स्ट ईडीएम वो है सेकंड विंड। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया? सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ए ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो अब हम देखते हैं आज का जो लास्ट ईडीएम है वो आई होप यू ऑल विल लर्न दीज इन दिस क्लास। तो आज का जो लास्ट ईडीएम है वो देखते हैं, वो है माई हैंड्स आर फुल, यानी मेरे हाथ है जो पूरे भरे हुए हैं या मेरे हाथ फुल है। जैसे मान लो हम किसी को कोई काम बताए और वो बोल दे कि माई हैंड्स आर फुल, यानी मैं बिजी हूँ पहले से, मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग क्या हो गया? माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया आई एम वेरी बिजी। माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग क्या हो गया? माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया आई एम वेरी बिजी। तो माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग क्या हो गया? माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया आई एम वेरी बिजी। माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग क्या हो गया? माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया आई एम वेरी बिजी। तो अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं हमारा, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस तो जो हमारे 25 ईडीएम्स है वो याद कर लिए। तो जो हमारा फर्स्ट ईडीएम है वो है ए मेयर नेस्ट। ए मेयर्स नेस्ट यानी मेयर्स नेस्ट यानी ये घोड़ी का घोंसला, जो कि ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। ए मेयर नेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? घोड़ी का घोंसला, जिसका मीनिंग हो गया ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मीनिंग क्या हो गया? रॉक द बोट का मीनिंग हो गया यानी कोई चीज, रॉक द बोट का मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। तो जो रॉक द बोट इसका मीनिंग क्या हो गया? रॉक द बोट का मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। तो जो रॉक द बोट इसका मीनिंग क्या हो गया? रॉक द बोट का मीनिंग हो गया रॉक द बोट का मीनिंग हो गया डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है हैव ए हर्ट इन योर माउथ। हैव ए हर्ट इन योर माउथ है जो नेक्स्ट इडियम है जो, तो इसका मीनिंग हो गया हैव यू हर्ट इन योर माउथ, यानी कोई किसी का दिल का वो कलेजा बाहर आ गया हो जो। ये हमारे मारवाड़ी में कहा होता है किसी का कलेजा बाहर आ जाना। तो कब आता है? जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है।
तो हैव योर हर्ट इन योर माउथ का मीनिंग क्या हो गया? टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। तो हैव योर हर्ट इन योर माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। तो हैव योर हर्ट इन योर माउथ का मीनिंग क्या हो गया? टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है 40 विंग्स। तो ये जो क्लास है, ये इसमें मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये ईडीएम्स याद हो जाएंगे। चाहे इसके बाद में आप जो ईडीएम्स की जो पीडीएफ है वो आप जो हमारा चैनल है ओमेडू उसके नाम से यूट्यूब चैनल, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। जो कि इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो 40 विंग्स चैनल है हमारा, वो जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है वो है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मीनिंग हो गया कि 40 पलके झपटा लिया किसी ने, यानी इसका मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीव। तो 40 विंग्स का मीनिंग क्या हो गया? 40 विंग्स का मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीव। तो 40 विंग्स का मीनिंग क्या हो गया? 40 विंग्स का मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीव। 40 विंग्स का मीनिंग क्या हो गया? 40 विंग्स का मीनिंग हो गया ए शॉर्ट स्लीव। कि जो ये डीएम से जो मैं करवा रहा हूँ, मेरी बाकी क्लासेज भी आप देख सकते हो। अगर आप इनको मेरे से पढ़ लो एक बार और इनका रिवीजन इनको नोटबुक में उतार लो, तो फिर दोबारा आपको सिर्फ इनको देखने की ज़रूरत है जब भी आपको टाइम मिले तब, या आपको क्लास में याद हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट इडियम, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया किसी को एक ही कपड़े के दो पार्ट, तो वो जो उनकी क्वालिटी है वो सिमिलर होंगे, यानी दोनों सेम ही तो है वो, एक के ही तो दो ही है। तो जिसका मीनिंग होगा वो होगा टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। तो कट ऑफ द सेम क्लॉथ का मीनिंग हो गया टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। अब जो नेक्स्ट ईडियम्स है ये हमारे ईडियम्स है 23 के, क्योंकि ये जो ईडियम्स है 25 तक ये 2024 के 24 में पूछे हुए पीवाईक्यू है कि जो सीपीओ में 2024 में कौन कौन से ईडियम्स पूछे हुए हैं। तो अब तक के जो ये 55 क्वेश्चन है ये सीपीओ में 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो आप वेटेज देख सकते हो कि हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आता है इसका ईडीएम्स का, ईडीएम फ्रेजेस का, कि 2024 में 56 क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है डोज्ड ए बुलेट। डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग क्या होगा? तो डोज्ड ए बुलेट है, डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग होगा कि कोई पर्सन है वो नैरो नैरो टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, यानी डोज्ड ए बुलेट का मीनिंग हो गया कि कोई पर्सन है वो बुलेट से हल्का सा बच गया हो, यानी बाल बाल बचा हो। जैसे कि टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, यानी किसी ने कोई पास से कोई सिचुएशन अवॉइड की हो। तो डोज डेबलेट का मीनिंग क्या हो गया? डोज डेबलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन। तो डोज डेबलेट का मीनिंग क्या हो गया? डोज डेबलेट का मीनिंग हो गया टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन। अब जो हम नेक्स्ट ईडीएम देखे, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है बैंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हो कि नॉर्मली तो वो सिर्फ फ्रंट वर्ड या बैकवर्ड के अपोजिट ही मुड़ता हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हो कि वो बैंड रॉन्ग साइड पे मुड़ रहा हो। यानी बैंड और बैकवर्ड्स का मीनिंग हो गया वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। तो जो इडियम है बैंड ओवर बैकवर्ड्स, तो इसका मीनिंग क्या है? तो बैंड और बैकवर्ड्स का मीनिंग है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। अब जो नेक्स्ट इडियम वो है आई हैड टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। तो गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का ये तो मैं सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन ढंग से करवा चुका हूँ कि कोई जो रिलेशनशिप से या कोई एक्टिविटी है वो गलत तरीके से हम उसको स्टार्ट करें। तो स्टार्ट रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। तो गेटिंग ऑफ द रॉन्ग फुट का मीनिंग हो गया, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है
ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट, यानी कोई पर्सन वो अपने नेचर चेंज नहीं कर सकता। तो जिसका आंसर होगा वो होगा यू कांट चेंज वो यू आर, यानी तुम अपने आप को बदल नहीं सकते, जैसे कि तुम अपना जो नेचर या कैरेक्टर होता है उसको तुम बदल नहीं सकते। तो नेक्स्ट इडियम है वो है ऑन द ब्रेड लाइन। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग हो गया कि जिसको खाने के लिए सिर्फ ब्रेड ही मिल पा रही है, तो वो वेरी पुअर इसका आंसर हो गया। क्योंकि अगर ये पैसे वाला होता तो ये कुछ और भी मंगवा लेता खाने खाने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा पुअर है कि इसको सिर्फ ब्रेड ही मिल रही है, सब्जी भी नहीं मिल रही है इसको साथ में, कि अकेली ब्रेड ही खा रहा है ये। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है तो जो नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन में हमें ऐसा इडियम भरना है जो कि सेंटेंस में सूट हो जाए। जैसे कि मान लो ये जो कोई पर्सन है ये पिछले कुछ टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन वो उसका पूरा काम बेकार हो गया, अब उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसको बैक टू स्क्वायर वन जो उसका होगा, यानी उसको स्क्वायर वन पे वापस आना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है वो इसके पास स्क्वायर्स की एक मंजिल बना रहा हो, लेकिन उसकी वो स्क्वायर्स की मंजिल ढह जाए। जैसे कि ये नहीं होता क्या, जैसे कि मान लो ये कोई गेम होता है, ये मान लो जैसे स्क्वायर्स की बिल्डिंग बना रहा हो कोई पर्सन, और मान लो ये उसकी मंजिल है जो ढह जाए, तो उसको वापस यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैक टू स्क्वायर वन, यानी उसको अपना काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्टार्ट ओवर। तो बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग क्या हो गया, बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो गया स्टार्ट ओवर। अब जो नेक्स्ट इडियम वो है करेक्ट समवन सब। तो करेक्ट समवन सब के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था क्रैक ए जोक। और क्रैक ए जोक से क्या होगा, क्रैक ए जोक से पीपुल्स लाभ करेंगे। क्रैक ए जोक इससे क्या होगा, इससे होगा LUGH। तो क्रैक ए जोक का मीनिंग क्या, वो क्रैक समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक समवंस लाफ। तो करेक्ट समवन सब का मीनिंग क्या हो गया, करेक्ट समवन सब का मीनिंग हो गया टू मेक लाफ। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। ये हम तब बोलते हैं जब में किसी को कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं। तो व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंट। व्हाट ए व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग हो गया व्हाट ए कोइंसिडेंट। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है हमारा अनफेयर कंडक्ट। तो अनफेयर कंडक्ट का ईडीएम क्या है, तो ये हमारा आंसर है। तो हमें नीचे ऑप्शंस में से ईडीएम फाइंड आउट करना है कि जो अनफेयर कंडक्ट है वो कौन से ईडीएम का मीनिंग है। तो जो अनफेयर कंडक्ट है वो मीनिंग है फाउल प्ले का, यानी कोई गलत तरीके से खेल रहा है। तो जो फाउल प्ले है यानी रॉन्ग खेल रहा है उसका मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। तो फाउल प्ले का मीनिंग क्या हो गया, फाउल प्ले का मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। तो फाउल प्ले का मीनिंग हो गया अनफेयर कंडक्ट। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट इडियम है वो है उसमें हमें जो सॉल्यूशन है वो आंसर में दे रखा है,
और हमें फाइंड आउट करना है उसका आंसर। तो जो नेक्स्ट ईडीएम का सॉल्यूशन है वो है स्मेल्स फाउल। तो स्मेल्स फाउल किसका आंसर है? तो स्मेल्स फाउल आंसर है पेन एंड इंक का। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा पेन एंड इंक। तो पेन एंड इंक का मीनिंग क्या होगा? पेन एंड इंक का मीनिंग होगा फाउल स्मेल, ये स्मेल फाउल। तो फाउल प्ले का मीनिंग क्या? ओ, पेन एंड इंक का मीनिंग क्या हो गया? पेन एंड इंक का मीनिंग हो गया स्मेल, स्मेल्स फाउल। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है सेट साइड्स ऑन। तो ये हो गया हमारा ईडियम। तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया? कि उसने अपना माइंड बना लिया है टू अचीव हिज टारगेट। तो सेट साइड्स ऑन हो गया, वो हमारा आंसर हो गया। तो सेट साइड्स ऑन का मीनिंग क्या हो गया? मेड अप हिज माइंड टू अचीव हिज टारगेट, यानी किसी ने जो अपना माइंड बना लिया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक हर। तो इसमें हमें ऑप्शन फिल करना है, इसमें क्या आएगा? तो आई लाइक हर, शी नेवर लाइक्स टू मेक ए क्विक बुक। तो जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है उसमें इनमें से कौन सा ईडियम सेट होता है? तो इसमें जो ईडियम है वो होगा आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक ए क्विक बुक। तो एक क्विक बुक का मीनिंग हो गया अर्न मनी इजीली एंड फास्टली। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज का मीनिंग हो गया कि कोई किसी चीज को अचीव करने के लिए अपने सारे तरीके अपना चुका है, तो उसके पास अब और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ट्राई टू फाइंड सम वे टू सक्सीड when nothing to use likely to work। यानी ग्रेस्पिंग स्ट्रोज का जिसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है कि जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया उसने, लेकिन उसने जितने भी काम किए उनमें से कोई भी वर्क नहीं किया उसकी सक्सेस के अंदर। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है यू कांट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। यू कांट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मीनिंग हो गया कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, यानी तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। यानी यू डोंट मिसलीड मी और डिसीव्स मी, मिसलीड और डिसीव मी। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है ए प्लम जॉब। तो ए प्लम जॉब का मीनिंग क्या हो गया? ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया ए वेरी इजी जॉब। ए प्लम जॉब का मीनिंग हो गया ए इजी एंड प्लेजेंट जॉब। तो जो प्लम जॉब है इसका मीनिंग क्या हो गया? प्लम जॉब का मीनिंग हो गया वेरी इजी एंड प्लेजेंट जॉब। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है फेज द म्यूजिक। तो फेज द म्यूजिक का मीनिंग क्या हो गया? फेज द म्यूजिक का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, यानी आपको अपनी गलतियों का जो पनिशमेंट है वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो आपने गलतियाँ की है जो। तो फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन सिंस ही वाज बैंकिंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? तो बैंकिंग ऑन जो हमारा इडियम है इसका मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो बैंकिंग ऑन का मीनिंग क्या हो गया? बैंकिंग ऑन का मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। तो जो बैंकिंग ऑन है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया रिलाइंग ऑन। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है क्वेश्चन हमारा और डायरेक्टर टू के मीटिंग एंड आस्क्ड अस टू एक्सप्रेस और व्यूज ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द न्यू एचआर पॉलिसी।
यानी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, द प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या हो गया कि द एडवांटेज और डिसएडवांटेज है किसी काम के, आप वो सारे अपने एचआर को बता सको कि इसके ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है ये गोट है ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये ईडीएम का सॉल्यूशन दे रखा है इसमें, जो कि है ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो किस इसका ईडीएम क्या हो गया, इसका ईडीएम हो गया सेकंड विंड। तो ब्रस्ट ऑफ एनर्जी, सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो सेकंड विंड है इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो सेकंड विंड का मीनिंग हो गया ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। तो आज के जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माई हैंड्स आर फुल, हमारा ईडीएम है। तो माई हैंड्स आर फुल है, ये हमारा ईडीएम है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा आई एम वेरी बिजी। तो माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग हो गया आई एम वेरी बिजी। तो अब हम मिलते हैं, तो यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लास को, और मिलते हैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास है पार्ट 4, जिसमें कि जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 75 to 100।